जनरल स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आपको पता है, हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपसे बताया था कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर के नेवी से ये कंफर्म हो चुका है कि जितने भी संबंधित इस समय मिनिस्ट्रीज हैं उनसे लगभग इस प्रोग्राम को क्लियरेंस मिल चुकी है और कुछ अभी फॉर्मेलिटीज बाकी है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर यह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने निकल के आई है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट का ये मानना है कि अब टेडबिया प्रोग्राम क्योंकि काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना एमआरएफए को क्लियर नहीं कर पाती है तो उन्हें भारतीय नौसेना के इस प्रोग्राम को बिना सोचे ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके पीछे का उद्देश्य काफी क्लियर है, क्योंकि एमआरएफए में अभी एक लंबा प्रोसेस बाकी है। इसमें हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर आम सहमति बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो हेजिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो टेडबीएफ के रूप में ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर भारतीय नौसेना और वायुसेना इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और एक कम से कम समय में एयरक्राफ्ट बन के तैयार भी किया जा सकता है या बना के तैयार किया जा सकता है। अब इसमें जो एयर फ्रेम है वो काफ़ी लाइटर है और जो लैंडिंग गियर्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और ये भारतीय वायुसेना के लिए रेडी टू गो वाली स्थिति में आ जाएगा। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के रोल में भी इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी आपने ऑर्का का नाम सुना था जो कि टेडबीएफ का एक एयरफोर्स वेरिएंट था और वो काफी लंबे समय तक चर्चा पे भी बना रहा। तो इसी में डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब भारतीय वायुसेना को बिना समय गवाए इस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करना चाहिए अपने आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर अब एमआरएफए हो भी जाता है तब भी आपको पहला एयरक्राफ्ट 2029-30 के पहले देखने को नहीं मिलेगा। और ये वो समय है जब ऑलरेडी टेडबीएफ अपने टेस्टिंग फेज से गुजर रहा होगा और 2031 से 32 तक प्रोडक्शन में उतर भी आएगा। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि तब तक भारतीय वायुसेना क्या करेगी, तो 2029 से 30 की टाइमलाइन भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बिजी होने वाली है, क्योंकि ये वो टाइमलाइन होगी जब तेजस मार्क टू प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुके होंगे, एमका अपने टेस्टिंग से गुजर रहा होगा और तेजस मार्क 1 एक उचित संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए थोड़ी राहत की बात तो वहां पर देखने को निसंदेह मिलती है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं भारतीय वायुसेना के लिए टेडबीएफ को सेलेक्ट करने का जो फैसला है वो हमेशा हितकर ही होगा। इसके कोई बुरे जो परिणाम है वो देखने को फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भारतीय वायुसेना को अविलंब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आगे की प्रोसीडिंग्स को शुरू करना चाहिए, ताकि भारतीय वायुसेना को कम से कम समय में एक एडवांस और उन्नत फाइटर मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय वायुसेना इस पे ऑर्का पे जाती है तो जो कॉमनैलिटी फैक्टर है आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत और यूके को लेकर। हाल ही में सेकेंड इंडिया यूके 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जहां पर दोनों देशों के बीच में आपसी जो संबंध है उनको प्रगाढ़ करने पर बातचीत की गई, उस पर ध्यान दिया गया। लेकिन इस मीटिंग में कुछ ऐसी चीजें भी सामने निकल के आई है जो कि काफी ज्यादा ध्यान को आकर्षित करवाती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जो मीटिंग दोनों देशों के बीच में आयोजित करी गई थी, इस मीटिंग को को चेयर किया गया था इंडियन ऑफिशियल पीयूष श्रीवास्तव और विश्वास नेगी सर के द्वारा। और अगर हम यूके काउंटर पार्ट्स की बात करें तो उसमें बेन मेलर और सिमोन भीमा शामिल थे। इस मीटिंग में बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं वो डिस्कस किए गए, लेकिन यूके की तरफ से जो सबसे बड़ा चीज सामने आई निकल के वो ये था कि यूके ने एक बार फिर से जो आधिकारिक मंच है वहां से जो रोल्स रॉयस का इंजन है, बेसिकली एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए उसको समर्थन दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये इंजन भारतीय वायुसेना के न सिर्फ 5th जनरेशन एमका को पावर करने के लिए उन्नत होगा, बल्कि संभावित या प्रपोज्ड जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए उसमें भी ये इंजन रिलेटेबल बना रहेगा। और वो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर के इस एडवांस इंजन का निर्माण करने के लिए इच्छुक है और हर प्रकार का जो टेक सपोर्ट है भारत को प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत को अपने एमका प्रोजेक्ट के लिए 5.5 जनरेशन के जो कि एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसके लिए एक ऐसा इंजन चाहिए जो मिनिमम जो या मैक्सिमम आप कह लीजिए कि 110 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। और ये रिक्वायरमेंट आगे वेरी कर सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो एमका की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ऑप्टिमल होगी, लेकिन इसके लिए अभी भारत खुद से इंजन विकसित नहीं कर पाया है और उन्हें जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इनका सहयोग लेना पड़ेगा।
और ऐसे में रोल्स रॉयस खुद को एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखता है। रोल्स रॉयस ने यह कहा है कि पहले हम एग्जिस्टिंग इंजन में मॉडिफिकेशन के साथ इंजन को ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब हमने अपने प्रस्ताव को बदला है, जहां पर हम एक नेक्स्ट जनरेशन का जो नया इंजन है उसको को डेवलप करेंगे, जो कि इंडिया के एमका प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के सारे जो क्लॉज हैं वो ऐड किए जाएंगे। ये जो प्रपोज कोलैबोरेशन है, ये भारत की उस खोज को पूरा कर सकता है जिसके अंतर्गत भारत एक एडवांस इंजन की तलाश में है। खैर, आपको कल रात की डिफेंस न्यूज़ तो याद ही होगी, जहां पर हमने रशिया के उस प्रस्ताव के बारे में कहा था, जहां पर रशिया जो है इस समय आरडी सीरीज का एक नया इंजन विकसित कर रहा है, जो कि क्लिमोव के द्वारा बनाया जा रहा है। और उसमें भी रशिया ने भारत को प्रपोजल दिया है कि अगर भारत कोलैबोरेट करता है तो एमका के लिए एक ऐसा इंजन विकसित किया जाएगा जिसमें AL-41 AL-51 जैसे इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंकॉर्पोरेट की गई है, और ये बहुत पावरफुल इंजन होने वाला है और भारत की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम भी होगा। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPE यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन के साथ ऑलरेडी इस क्षेत्र में है, लेकिन सबसे जो मजबूत दावेदारी अभी तक देखने को मिली है, ये सैफरान की तरफ से देखने को मिली है, और वो ऑलरेडी भारत के साथ इंगेज हैं। उन्होंने MRO फैसिलिटीज़ को भी स्टैब्लिश कर रखा है। पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब कंपटीशन को यहाँ पर कह सकते हैं तेज़ बना रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय नौसेना ने अपने इंटेंशंस को स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने बेड़े में अब इंडिजिनस फाइटर्स को ही सिलेक्ट करेंगे राफेल एम के बाद से, और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो MiG-29K की टाइमलाइन है वो फिलहाल खत्म नहीं होने वाली है, या यूँ कह लें MiG-29 अभी हमें भारतीय नौसेना का साथ छोड़ते नजर नहीं आएंगे। भारतीय नौसेना ने कह दिया है कि जब तक ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर नहीं आ जाते, हम MiG-29K को रिटायर नहीं करने वाले हैं, और इसके लिए तकरीबन 2035 तक ये एयरक्राफ्ट सर्विस में बने रहेंगे। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारतीय नौसेना ऑलरेडी अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इसको मेंटेन करने का प्रयास कर रही है, और इसके लिए बहुत सारे जो इंडिजिनस मॉडिफिकेशन है MiG-29K में वो किए जाएंगे और किए जा रहे हैं, ताकि इनको कॉम्बैट रिलेटेबल बनाए रखा जा सके। अब भारत के पास इस समय 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और दोनों के लिए हमें तकरीबन 20 से 25 एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय नौसेना के पास अगर हम देखें तो तकरीबन 40 MiG-29K हैं, और अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के रिक्वायरमेंट को देखें तो ये एयरक्राफ्ट फिलहाल यहाँ पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे, यानी कि शोर बेस्ड जो फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो इसके लिए आंतरिक समाधान भी ढूंढा जा रहा है। पहला समाधान तो भारतीय नौसेना ने खुद ही कह दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो राफेल एम की डील है वो फाइनलाइज हो जाएगी, और दूसरे आंतरिक समाधान के तौर पर जो हमारा LCA नेवी है ये कंसीडर किया जा रहा है, इसकी एक स्क्वाड्रन जो है वो शोर बेस फैसिलिटी से ऑपरेट की जा सकती है, ताकि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। लेकिन भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया कि TEDBF का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारतीय नौसेना अवॉइड नहीं कर सकती, और भारतीय नौसेना के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्राम बन चुका है। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि TEDBF में हमें अगली अपडेट कब देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय नौसेना प्रमुख ने हाल ही में जो वक्तव्य दिया था उस पर स्पष्ट था कि भारतीय नौसेना अब इस प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर लेकर जाना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।